लोग सब जानते हैं कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर वायरस बॉडी में आता है और फिर बहुत सारे डैमेजेस करता है। ये डैमेजेस क्यों हो रहे हैं ये समझना जरूरी है। देखिए, वायरस का जो कोरोना, बेसिकली मैं शॉर्ट में आपको बताऊं, कोरोना डिजीज दो हिस्से में होती है। पहला हिस्सा जिसमें वायरीमिया फेज बोलते हैं, बीमारी के पहले 4 दिन 5 दिन जिसमें आपको बुखार आता है, इलनेस होती है, वायरस बॉडी में बढ़ता है, तब बॉडी में डैमेज नहीं होता है, तब आपका सी रक्त के प्रोटीन भी ज्यादा नहीं बढ़ता है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब वायरीमिया खत्म होता है, आपका होस्ट रिस्पॉन्स बढ़ना शुरू होता है, आप वायरस से लड़ना शुरू करते हैं, तो 6th डे ऑनवर्ड, 6 से 15 दिन के बीच में बॉडी फाइट करती है वायरस से, और तभी सारे जितनी भी डैमेजेस बॉडी में होते हैं 6th डे ऑनवर्ड शुरू होते हैं। पहले 5 दिन में डैमेज नहीं होते हैं कोरोना वायरस के अंदर। क्यों होते हैं डैमेजेस? क्योंकि आपका इम्यून रिस्पॉन्स ओवर रिएक्ट करता है फाइट करते हुए वायरस के साथ, और जब भी ओवर रिएक्ट करता है, हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स के साथ ओवर रिएक्ट करता है, तो वो आपका हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी में वेरियस लेवल पे डैमेजेस क्रिएट करता है, खास करके लंग्स में, ब्लड वेसल्स में, हार्ट में, और भी बाकी जगह डैमेज कर सकता है। तो क्या हम समझते हैं इससे? हम समझते हैं डैमेज इसलिए हो रहा है कि आपका इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट कर रहा है, हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स है। इस बात को समझना जरूरी है। किसी को भी निमोनिया पहले 5 दिन में नहीं होता है। जो निमोनिया की बिगनिंग होती है वो 5 दिन के बाद होती है। नॉर्मली 7th डे 8th डे में सैचुरेशन गिरता है लोगों का। 7th 8th डे तक वायरस खत्म हो जाता है, आपका इम्यून रिस्पॉन्स सामने आता है। इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ओवर एक्टिव होता है, इसीलिए बॉडी में डैमेजेस होते हैं। तो ये पाया गया कि क्यों इम्यून रिस्पॉन्स ओवर एक्टिव हो रहा है, इसमें क्या कर सकते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को बैलेंस करने के लिए। सब लोगों में ऐसा नहीं होता, सब लोगों में निमोनिया नहीं होता, सब कुछ लोगों में माइल्ड कोरोना होकर खत्म हो जाता है, लेकिन बहुत से लोगों में ये माइल्ड कोरोना ना होकर सीवियर कोरोना होता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, उनका इम्यून सिस्टम प्रॉपरली बैलेंस नहीं है। और विटामिन डी का रोल पाया गया इम्यून सिस्टम बैलेंसिंग के अंदर, वो हम डिटेल में अभी देखेंगे, बात करेंगे। लेकिन इतना समझ लीजिए, अगर आपका विटामिन डी का लेवल नॉर्मल है तो आपका इम्यून सिस्टम बैलेंस्ड होगा, कोरोना से आप प्रॉपरली फाइट कर पाएंगे, वो हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स में नहीं जाएगा, और जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं लोगों को आज कोरोना से, वो नहीं होंगी अगर विटामिन डी का रिस्पॉन्स हम अपना लेवल हम ठीक रखते हैं। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि सेकेंड वेव तो खत्म हो गई, आई होप वापस नहीं आए कोरोना, लेकिन फिर भी बहुत जगह ये मानना है कि थर्ड वेव कोरोना भी आ सकता है। तो अगर ये इंफॉर्मेशन आपके पास है तो आने वाले समय में आप कोरोना को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, कोरोना की कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो ये टॉक आपको बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकता है। तो आइए बात करते हैं। लेकिन विटामिन डी नॉर्मल लेवल पे वर्क नहीं करता कोरोना में, एक पर्टिकुलर लेवल पे विटामिन डी होने के बाद ही कोरोना के अंदर रियली इफेक्टिव होता है। ये बात अभी तक किसी को समझ में नहीं आई। तो बहुत सारे पेपर्स बोल रहे हैं कि विटामिन डी काम करता है, कुछ पेपर्स बोल रहे हैं विटामिन डी का कोई रोल नहीं है। क्योंकि ये कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि जो प्रॉपर डोज विटामिन डी की जब तक नहीं होगी बॉडी में, वो लेवल नहीं होगा, तब तक इम्यून बैलेंसिंग नहीं होगी। आज इस चीज पे हमको समझना जरूरी है। तो रोल ऑफ विटामिन डी इन कोविड पैंडेमिक, सबसे पहले हम फिगर देखते हैं। बहुत सारे कंट्रीज को अगर हम देखें जब कोरोना हुआ, क्योंकि कोरोना तो एक पैंडेमिक है, पूरे वर्ल्ड में हुआ है, लेकिन आप देखें नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ऐसी जगहों के देश जहां पे विटामिन डी का लेवल एवरेज 60 से ऊपर है, 70 और 80 नैनोग्राम पर एमएल है। तो विटामिन डी का लेवल हम नैनोग्राम पर एमएल में लेते हैं। आपको बताओ, इंडिया के अंदर एवरेज विटामिन डी का जो लेवल है वो 20 है। एवरेज आदमी, अगर जो नॉर्मल आदमी, अगर आप उसका विटामिन डी चेक करें, मैंने तो जो देखा है लोगों का जो सप्लीमेंट्स नहीं लेते हैं विटामिन डी के, जो नॉर्मल लोग हैं, उनका 10, 15 या मैक्सिमम 20, जिसका 20 नैनोग्राम हो, समझ लो बहुत अच्छा विटामिन डी लेवल है। अकॉर्डिंग टू लैब्स जो सफिशिएंट लेवल ऑफ विटामिन डी है वो 30 to 50 के बीच में होता है, या 30 to 60 के बीच में होता है, कि 30 से ऊपर तो होना ही चाहिए। विटामिन डी की टॉक्सिसिटी तब आती है जब 150 नैनोग्राम से ऊपर आप क्रॉस करते हैं। और इंडिया में जो एवरेज विटामिन डी है वो 20 आप मान के चलिए, 20 थोड़ा ज्यादा नहीं पढ़ रहा हूं मैं, आई थिंक ये 15 होगा। आप चेक करिए अपना विटामिन डी लेवल से, वो फिर मुझे बताइए या फीडबैक दीजिए कितना है आपका विटामिन डी लेवल। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में एवरेज विटामिन डी लेवल 60 से ऊपर है, 70 के करीब है। वहां पे होने वाली कोरोना की मोर्टेलिटी 0 के लगभग है, नो मोर्टेलिटी। कंपेयर विद इटली, इटली के जो एवरेज विटामिन डी लेवल है वो 35 के करीब है, इंडिया से ज्यादा है। आप समझ लीजिए इंडिया में 20 है। और आपको मालूम है लास्ट ईयर इटली में क्या हुआ, कितने लोगों की डेथ हुई, इस बार तो हमें नहीं सुनने को मिला। बट इंडिया में जो भी पैंडेमिक ने बहुत हंगामा मचाया, जो
बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया, उसका बहुत बड़ा रीजन है हमारा विटामिन डी का लो होना। आप इस ग्राफ से देख सकते हैं, जिन कंट्रीज का विटामिन डी लेवल हाई है वहां पे कोरोना से होने वाली डेथ्स इंसिडेंस काफी कम है। ये Dr. Sandeep, can you go to previous slide? Uh, I have a question that why the level of vitamin D is high in Norway and Finland and Sweden? Reason? एक रीजन वहां पे फिश फूड का, सी फूड काफी यूज होता है। इफ यू लुक फिशेस एंड ऑल दोस थिंग्स, अगेन वहां के लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं। वहां पर एवरेज आदमी बहुत सारे विटामिन सप्लीमेंट्स लेता है, मतलब गवर्नमेंट नहीं बोलती है। फिर वहां के जो फूड्स हैं वो फोर्टिफाइड है विटामिन डी। आप देखो यहाँ पे भी लोग फोर्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं फूड में, लेकिन दे आर नॉट पुटिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ विटामिन डी इन द फूड दैट दे शुड बी पुटिंग। सेकंड, एक चीज और मैं आपको बताऊं जो बड़ी स्टडीज में आया है, अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे। जो सप्लीमेंट्स हम लेते हैं इंडिया में बहुत बार विटामिन डी के, वो दे आर नॉट रियली अप टू द मार्क। आप सप्लीमेंट्स तो ले रहे हैं लेकिन विटामिन डी आपका रेज नहीं हो रहा है आपका। ये बहुत सी स्टडीज में आया है। द कंपनीज जो सप्लीमेंट सेल कर रही हैं दे आर नॉट रियली अप टू द मार्क। इस पे बहुत बड़ा एक हमें समझ में आया कि लोग सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं विटामिन डी के, तो भी उनका विटामिन डी नहीं बढ़ रहा, तो भी उनका विटामिन डी लो है। तो राइट सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी है। तो एक तो डाइटरी फैक्टर है, गवर्नमेंट इज वेरी कॉन्शियस, वो फोर्टिफाई करती है फूड के अंदर, मिल्क के अंदर एंड ऑयल के अंदर विटामिन डी। इंडिया में जो फोर्टिफिकेशन होता नहीं है विटामिन डी का, होता भी है तो दैट्स नॉट एडिक्वेट टू द लेवल जहां हम उस लेवल तक पहुंच सकें। ये दो फैक्टर सर, डॉक्टर संदीप, दो फैक्टर और जो हम लोग अगर देख सकते हैं, क्या नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के लोग जो सनलाइट है वो कितना लेते हैं, और सेकंड जो नजर आता है, बिकॉज इफ वी सी द हैप्पीनेस इंडेक्स आल्सो, दो आई एम गोइंग आउट ऑफ द वे, दैट इज क्वाइट हाई आल्सो फॉर दीज कंट्रीज। डेफिनेटली आपको मालूम है वेस्टर्न लोग, मैं इंडिया से ज्यादा, मतलब वेस्टर्न पीपल जनरली मैंने देखा दे आर मोर फिजिकली ओरिएंटेड। वो बाहर घूमना पसंद करेंगे, एक्सरसाइज करना पसंद करेंगे, हाइकिंग पसंद करेंगे। आई डोंट नो बट माय ओपिनियन इज इंडियंस आर स्टिल वेरी मच कंफर्ट लविंग पीपल। वो लोग बाहर जाके वो बैठ के बातें करना पसंद करेंगे, बट बाहर अगर हम फील्ड वर्क बोले या एक्सरसाइज बोले या गेम्स, आउटडोर गेम्स बोले या हाइकिंग बोले, वो बचपन तक सिमिटेड रहता है, वो भी कम हो रहा है। बट एज वी ग्रो हमें लगता है कि नो दैट आउटडोर लाइफ इज ऑलमोस्ट, यू नो, वी आर नॉट वेरी फिजिकली ओरिएंटेड एज अ कल्चर। Yes. दैट इज समथिंग, यू नो, जो बहुत बड़ा चेंज। आप फॉरेनर्स को देखिए, वो इंडिया में आएंगे तो माउंटेन्स पे हाइकिंग करेंगे, हम लोग घूमने जाएंगे तो वहां पे मॉल्स में घूमेंगे। अगर आप कभी जाओ किसी माउंटेन में, मसूरी वगैरह, तो आपका एक ही होगा कि लेट्स गो टू मॉल्स, लेट्स हैव शॉपिंग। वो लोग अगर मसूरी में जाएंगे तो आसपास हाइकिंग स्पॉट ढूंढेंगे, कहाँ पर है, कहाँ साइकिलिंग करें, कहाँ किधर जाएं। आई थिंक वेदर यू हैव सीन इट और नॉट, बट मैंने तो ये बहुत ऑब्जर्व किया। Yes, yes. तो लोग हाइकिंग के लिए चले जाएंगे, वो लोग मॉल्स में नहीं जाएंगे। Exactly. उनको मॉल्स के लिए बहुत ज्यादा नहीं अट्रैक्शन होगा। दे विल फाइंड कि कहाँ पर हाइकिंग स्पॉट है, कहाँ पे जाओ, हम ऊपर जाएं, क्या करें, यू नो, ऑल दोस थिंग्स। या फिर वो बाइसाइकिल ले लेंगे, बाइसाइकिल से माउंटेन बाइसाइक्लिंग करेंगे, यू नो, दे डू सम फिजिकल एक्टिविटीज। Exactly. That's something which I see very very strongly. जब आप आउटडोर रहोगे तभी तो सनलाइट मिलेगा ना आपको, नहीं तो आप क्यों जाओगे बाहर आउटडोर में आप। So that our culture we have to change, become more physically oriented, loving outdoors and fun and adventures, तभी हमारा वो सारा चेंज आएगा। Maybe in time, coming time, maybe this change will happen. Yeah. Yes, hope for the best. Lifestyle is very important, I agree to that, but diet is also a supplement, and then consciousness के vitamin D का लेवल ठीक होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए, तभी तो हम बढ़ाएंगे अपना vitamin D लेवल। इसी तरह से अगर आप देखते हैं, यू नो, कि केसेस पर मिलियन ऑफ कोरोना अगर आप देखते हैं और विटामिन डी लेवल देखते हैं ग्राफ के अंदर, तो जहां पर विटामिन डी लेवल 80 और 90 पे आता है वहां पे केसेस पर मिलियन एकदम ड्रॉप हो जाते हैं, और जहां ये 20 के करीब पहुंचता है ग्राफ में, वहां पे नंबर ऑफ केसेस बढ़ने एकदम हाई होते हैं। इस तरह से मोर्टेलिटी जो देखते हैं और विटामिन डी का लेवल देखते हैं, कोरोना से होने वाली मोर्टेलिटी जो देखते हैं आप ग्राफ में, तो जैसे जैसे विटामिन डी का लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे कोरोना से होने वाली मोर्टेलिटी कम हो रही है। तो आप देखिए कितनी छोटी सी चीज है विटामिन डी, जिसको हम बहुत छोटी सी चीज मानते हैं, कैसे कोरोना से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकता है। एक बात और समझ लें, विटामिन डी इज नॉट जस्ट फॉर बोन्स। ज्यादातर लोग सोचते हैं विटामिन डी बोन्स के लिए है। विटामिन डी को आजकल हार्मोन माना जा रहा है, ये समझे। इसका रोल डायबिटीज में है, हम आगे बात करेंगे। इसका रोल आपकी देखिए, ये कैंसर रिस्क को लोअर करता है, अस्थमा को प्रोटेक्ट करता है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, ब्लड प्रेशर को लोअर करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इवन डिप्रेशन में विटामिन डी का रोल पाया गया है। यू नो, इट इंप्रूव्स योर मूड, तभी इसको सनशाइन विटामिन बोलते हैं। मेंटेन्स अ हेल्दी हार्ट, और डायबिटीज में इसका बहुत बड़ा लिंक आ रहा है।
एंड पीपल हु हैव गॉट लो विटामिन डी उनको उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, डायबिटीज होने का इंसिडेंस ज्यादा होता है. इट एनहांसेस योर एथलेटिक परफॉर्मेंस. एंड ऑल्सो जो पीपल हु आउटडोर जो सनलाइट में ज्यादा जाते हैं उनका विटामिन डी ऑब्वियसली बेटर होता है. तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? अगर आपका विटामिन डी कम है बॉडी में तो क्या होगा? बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं. एक हम देखते हैं मैकेनिज्म. अगर मैं राइट से शुरू करूं, इंसुलिन रेजिस्टेंस. इंसुलिन काम नहीं करती है आपकी. अल्टीमेटली क्या होता है? डायबिटीज बढ़ने लगती है, ब्लड शुगर का लेवल बढ़ने लगता है. आज इंडिया इंसुलिन का, डायबिटीज का कैपिटल माना जाता है. और एक रीजन, हम फिजिकली ओरिएंटेड नहीं है, वर्कआउट्स नहीं करते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, हमें सिर्फ बातें करना अच्छा लगता है. हमारा फूड कल्चर भी कुछ वैसा है, लॉट ऑफ ऑयली एंड कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट. उसके साथ साथ विटामिन डी भी बहुत लो है. अगर हम फिजिकली ओरिएंटेड होते हैं, स्टार्टिंग डूइंग फिजिकल वर्कआउट्स, योगा, जैसे हमारा प्रीवियस हमारे जनरेशन करती थी, यू नो. एंड ऑल्सो अगर हम आउटडोर भी जाते हैं, विटामिन तो मे बी हम डायबिटीज को कम कर पाएंगे. और आप सब जानते हैं डायबिटीज जिन लोगों को है, अगर उनको कोरोना होता है तो कोरोना की मोर्टेलिटी ज्यादा होती है. डायबिटीज एंड ओबेसिटी बहुत बड़े रिस्क फैक्टर्स हैं. ओके. सेकेंडली, अगर आपका विटामिन डी कम है तो जो ब्लड वेसल्स में कैल्सिफिकेशन ज्यादा होगा, हार्ट डिजीज ज्यादा होगी. सेकेंडली, अगर आपका विटामिन डी कम है तो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, आप सब जानते हैं इंटरल्यूकिन 6 जो कोरोना में है वो बहुत डैमेज कॉज करता है. इसी तरह से ट्यूमर नेक्रोसिंग फैक्टर है, ये सब बढ़ जाते हैं. और एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस इंटरल्यूकिन 10 कम हो जाता है. बेसिकली बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है. जो लोग ओबीज हैं, जिनकी ओबेसिटी है, वेट ज्यादा है, उनमें इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस ज्यादा होते हैं, IL-6 ज्यादा होता है, TNF ज्यादा होता है. तो एक तो वेट लूज करें, वर्कआउट करें, रेगुलर थोड़ा वॉक पे जाएं, योगा करें, डू समथिंग फिजिकल, डोंट इग्नोर इट. दिस विल रिड्यूस योर इन्फ्लेमेशन. थर्ड थिंग, जब भी हमारा विटामिन डी कम होता है, हमारा पैराथायराइड हार्मोन बढ़ता है. पैराथायराइड हार्मोन बनने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं बॉडी में. किडनी को प्रॉब्लम होती है, हार्ट को प्रॉब्लम होती है, बोन्स वीक होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होता है. ये सारी चीजें बननी शुरू होती हैं. इंडियंस में आप देखते हैं ओल्ड एज में फ्रैक्चर होने लगता है. आप जानते हैं ओल्ड एज में फ्रैक्चर बहुत कॉमन है. ऑस्टियोपोरोसिस में लोग सबको कैल्शियम देते रहते हैं. कैल्शियम देना गलत है. कैल्शियम आप जितना देंगे कैल्सिफिकेशन होगी हार्ट में. दे आर नॉट चेकिंग द विटामिन डी. विटामिन डी अगर नॉर्मल होगा तो कैल्शियम अपने आप नॉर्मल होगा. अगर आप कैल्शियम देंगे, कैल्शियम ब्लड वेसल्स में जाके डिपॉजिट होगा, हार्ट डिजीज का इंसिडेंस बढ़ेगा, उससे बोन स्ट्रांग नहीं होगी. कैल्शियम देने के बाद ही बोन्स में फ्रैक्चर होते हैं. तो व्हाट यू नीड इज विटामिन डी, नॉट कैल्शियम. दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है. विटामिन डी बढ़ेगा तो कैल्शियम अपने आप बढ़ेगा, बट कैल्शियम बढ़ेगा तो कैल्सिफिकेशन बढ़ेगा. ये बात समझिए आप. ओके. तो विटामिन डी का लेवल बढ़ना चाहिए, नॉट कैल्शियम लेवल. कैल्शियम ज्यादा बढ़ने से, आयनिक कैल्शियम ज्यादा बढ़ने से कैल्सिफिकेशन होती है. और विटामिन डी और पैराथायराइड हार्मोन एक दूसरे के उल्टे हैं. जितना पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा होगा उतने हमारे मेजर ऑर्गन्स डैमेज होंगे, उतनी हमारी बोन्स वीक होंगी. सिमिलरली विटामिन डी रैस सिस्टम पे काम करता है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पे काम करता है. और अगर ये कम है विटामिन डी तो रैस ओवर एक्टिवेट होता है, एंजियोटेंसिन 2 बढ़ता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है. तो विटामिन डी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से डायरेक्टली लिंक्ड है, हार्ट डिजीज से लिंक्ड है, इन्फ्लेमेशन से लिंक्ड है, और आपके डिप्रेशन से भी इसका बहुत गहरा लिंक है. तो यू सी कितना इंपॉर्टेंट है. विटामिन डी इतना क्रूशियल है कि हमारे जो एम्स का प्रोटोकॉल आया है उसमें विटामिन डी को एज अ सप्लीमेंट रखा गया है कि विटामिन डी लेना चाहिए कोरोना होने पे. तो दैट इज व्हाई दे आर फाइंडिंग. ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं कि विटामिन डी कैसे काम करता है. देखिए, दो तरह की हमारी इम्यूनिटीज होती है, इनेट इम्यूनिटी और अडैप्टिव इम्यूनिटी. इनेट इम्यूनिटी क्या है? जब भी कोई फॉरेन बॉडी अंदर आती है, जब भी कोई आदमी अननोन आपकी बॉडी में आएगा, कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म, तो बॉडी का सबसे पहले एक डिफेंस मैकेनिज्म, इसको बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी. सबसे पहले वो फाइट करती है. ये फर्स्ट लेवल का इम्यून डिफेंस होता है. इसके बाद आती है अडैप्टिव इम्यूनिटी, जो बाद में डेवलप होती है. इसमें 3 दिन 4 दिन लगते हैं इसको रेडी होने में. इसमें TH1, TH2, TH17, ये सारे इम्यून रिस्पॉन्स, इसमें साइटोकाइंस इन्वॉल्व होते हैं. कुछ साइटोकाइंस इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, कुछ साइटोकाइंस इन्फ्लेमेशन कम करते हैं. इसी तरह से हमारी बॉडी में एक रिस्पॉन्स होता है जिसको मैंने बोला था रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन. ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है. तो इनेट इम्यूनिटी हमारी पहले लेवल का डिफेंस मैकेनिज्म है. जैसे कोई वायरस अंदर आएगा, हमारी बॉडी में न्यूट्रोफिल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, मोनोसाइट्स हैं, नेचुरल किलर सेल्स हैं. ये सबसे पहले तैयार होंगे, इनको वहीं पे रोकेंगे, अंदर नहीं आने देंगे.
अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या करती है, स्पेसिफिकली एंटीबॉडीज क्रिएट करती है, साइटोकाइंस प्रिपेयर करती है, तब फाइट करती है। इसको 4 दिन 5 दिन का टाइम लगता है। पहले 5 दिन में जो वायरस से हम लड़ते हैं वो हम लड़ते हैं इनेट इम्यूनिटी से, नॉट विद अडेप्टिव। 5वें दिन के बाद जो अडेप्टिव इम्यूनिटी आती है, 6th डे, वो अडेप्टिव इम्यूनिटी आती है। तो हमने क्या बोला था कि जो इम्यून रिस्पॉन्स, अगर हमारी इनेट इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो अडेप्टिव इम्यूनिटी को ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, वो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिप्रोड्यूस नहीं करेगी। विटामिन डी क्या करती है, हमारी इनेट इम्यूनिटी को बढ़ाती है और अडेप्टिव इम्यूनिटी को शांत करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की तरफ लेके जाती है। अगर विटामिन डी कम होगा तो इनेट इम्यूनिटी काम नहीं करेगी ज्यादा, आपकी अडेप्टिव इम्यूनिटी विल बिकम मोर इन्फ्लेमेटरी, साइटोकाइन रिस्पॉन्स ज्यादा स्ट्रांग होएगा। और विटामिन डी रास सिस्टम को बैलेंस करता है, डाउन रेगुलेट करता है, ताकि हमारी बॉडी में एसीटी बढ़ जाए और एंजियोटेंसिन 2 का लेवल जो है वो कम हो। एंजियोटेंसिन 2 बॉडी में लॉट ऑफ डैमेज क्रिएट करता है। तो ये हमारी इनेट इम्यूनिटी है। जब भी कोरोना होता है, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस फाइट करते हैं। अगर ये बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं तो बॉडी का इनेट इम्यूनिटी अच्छा है, और अगर ये अच्छा है तो हमारी अडेप्टिव इम्यूनिटी को ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए क्या हो रहा है, विटामिन डी कैसे काम कर रहा है। देखिए ये सार्स कोविड का वायरस आया यहाँ पे सेल के अंदर, और अगर हमारे पास विटामिन डी एडिक्वेट है तो विटामिन डी जो ब्लू कलर से हमने शो किया है, ये विटामिन डी बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा। 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी, इस फॉर्म में विटामिन डी को हम लेते हैं, ये बॉडी में जाके 125 हाइड्रोक्सी विटामिन डी बनता है, और ये जाके फिर रिसेप्टर्स पे काम करता है, विटामिन डी रिसेप्टर्स, वीडीआर इज विटामिन डी रिसेप्टर्स। ये क्या करता है, कैथेलिसिडीन्स को एक्टिवेट करता है, जो मैक्रोफेजेस को और इम्यून रिस्पॉन्स को अपरेगुलेट करता है, नेचुरल किलर सेल्स को बढ़ाता है एंड बीटा डिफेंसिन को बढ़ाता है। ये सारे के सारे वो मैकेनिज्म हैं जो वायरस को किल कर रहे हैं। तो बेसिकली ये इनेट इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, नेचुरल किलर सेल्स, बीटा डिफेंसिन्स, ये सब के सब किल कर रहे हैं वायरस को। तो यानी कि वायरस को अंदर ही नहीं एंटर करने दे रहा। तो विटामिन डी अगर एडिक्वेट होगा तो वायरस बॉडी के अंदर एंटर होते ही बॉडी उसको रोक देगी, आगे नहीं बढ़ने देगी, उसको ज्यादा डैमेज नहीं करने देगी। दैट इज समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। देखिए अब पहला हफ्ता खत्म हो गया, दूसरा हफ्ता शुरू हुआ। पहले हफ्ते में मान लो विटामिन डी एडिक्वेट नहीं है, हमारी इनेट इम्यूनिटी ने ठीक से वायरस को नहीं रोका, वायरस अभी भी बहुत तेजी से अंदर बढ़ रहा है, तो हमारी अब सेकंड एडेप्टिव इम्यूनिटी काम करेगी। इसमें दो मैकेनिज्म्स हो सकते हैं। देखिए या तो TH2 या तो TH1। अगर विटामिन TH2 जोन सा है ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, TH1 प्रो इंफ्लेमेटरी है। दो रिस्पॉन्स होते हैं हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम के, प्रो इंफ्लेमेटरी या एंटी इंफ्लेमेटरी। सो TH1 इज प्रो इंफ्लेमेटरी और एंटी इंफ्लेमेटरी इज TH2। विटामिन डी अगर एडिक्वेट होगा तो हमारा जो अडेप्टिव रिस्पॉन्स है, जो हमारा सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स है, वो TH2 की तरफ जाएगा। अगर विटामिन डी इनसफिशिएंट होगा तो हमारा पूरा रिस्पॉन्स TH1 की तरफ जाएगा, जो प्रो इंफ्लेमेटरी है, जिसमें इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 8, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 21, इंटरल्यूकिन 2, ये सब के सब बढ़ेंगे, और जो पूरी बॉडी में डैमेज, जिसको हम साइटोकाइन सिंड्रोम बोलते हैं, वो ये सारा जो रेड जो हमने मार्क किया हुआ है, ये सब विटामिन डी डेफिशिएंसी से होता है। यानी विटामिन डी अगर कम है तो हम साइटोकाइन सिंड्रोम की तरफ जाएंगे। जितना विटामिन डी कम होगा उतना साइटोकाइन सिंड्रोम बढ़ने के चांसेस हैं, उतना इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस हैं। जितना विटामिन डी बढ़ने का चांस है उतना हम एंटी इन्फ्लेमेटरी पाथवे में जाएंगे, खास करके इंटरल्यूकिन 10। ये बहुत ज्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी, अगर आपका इंटरल्यूकिन 10 बॉडी में अच्छे से बन रहा है, प्रॉपर्ली बन रहा है, तो बॉडी में कोरोना आपको डैमेज नहीं करेगा। अगर इंटरल्यूकिन 10 कम है, इंटरल्यूकिन 2 ज्यादा है, इंटरल्यूकिन 21 ज्यादा है, इंटरल्यूकिन 6 ज्यादा है, तो बॉडी में काफी डैमेज होगा। तो ये समझ लीजिए कई लोगों में क्यों डैमेज नहीं हो रहा, क्योंकि उनका इंटरल्यूकिन 10 ज्यादा बन रहा है। किसी में इतना डैमेज क्यों हो रहा है, क्योंकि उनमें ये ज्यादा बन रहे हैं, ये सब मॉलिक्यूल ज्यादा बन रहे हैं। तो आप ये समझ लें विटामिन डी जो पूरा इम्यून रिस्पॉन्स को इस तरफ शिफ्ट करेगा, TH2 की तरफ। अगर विटामिन डी नहीं तो पूरा इम्यून रिस्पॉन्स TH1 की तरफ जाएगा। बेसिकली ये बैलेंस कहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये सारी डिजीज का डैमेज कितना हो रहा है, इस पे हमें समझ में आता है कि क्यों कोरोना कुछ लोगों में कोई डैमेज नहीं करता, कुछ लोगों में बहुत डैमेज करता है। तो आप देखिए विटामिन डी क्या क्या कर रहा है, वायरस की रेप्लिकेशन को कम कर रहा है, यानी वायरस को बढ़ने से रोक रहा है, वायरस को अंदर ही एंटर नहीं करने दे रहा, हमारी नेचुरल इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है, अडेप्टिव इम्यूनिटी को
प्रो इन्फ्लेमेटरी से हटा के एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरफ लेके जा रहा है। ये सारी चीजें विटामिन डी कर रहा है और बेसिकली क्या हो रहा है, साइटोकाइन सिंड्रोम को होने से रोक रहा है, जो सबसे डेंजरस चीज मानी जाती है कोरोना में। यहाँ पे दिखा रहा है विटामिन डी कैसे रास सिस्टम पे एक्टिवेट करता है। हमारी किडनी एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है, इसको रेनिन बोलते हैं। रेनिन दो पाथवे में जा सकता है, या तो वो एंजियोटेंसिन 1/7 बन सकता है या एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 जो सा है ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, ये प्रो इन्फ्लेमेटरी है। एंजियोटेंसिन 1/7 एंटी इन्फ्लेमेटरी है। अगर विटामिन डी एडिक्वेट होगा तो ये एंजियोटेंसिन 1/7 बढ़ाएगा जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर कम होता है। अगर विटामिन डी कम है तो एंजियोटेंसिन 2 बढ़ेगा, जिससे बहुत सारी इन्फ्लेमेशन होगी बॉडी में, जिससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और बहुत सारे डैमेजेस होते हैं। जितना ज्यादा एंजियोटेंसिन 2 बढ़ेगा उतना ज्यादा कोरोना डैमेज करता है बॉडी के अंदर। तो ये हम दिखा रहे हैं कि विटामिन डी अगर सफिशिएंट है तो कोविड वायरस को बॉडी के अंदर ही नहीं घुसने दे रहा है। बेसिकली ये सेल्स के बीच में जो मेम्ब्रेन बीच में जो एक बॉन्ड होता है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है, इसको कैथेसिडिन्स बोलते हैं। तो दो सेल्स के बीच में जो गैप्स है इसको बहुत टाइटली बाइंड कर देता है, तो वायरस अंदर ही नहीं एंटर कर पाता है। और अगर ये हमारे पास विटामिन डी कम है तो ये वायरस इजीली सेल्स के बीच में घुस जाता है, क्योंकि बीच की बॉन्ड्स वीक हो जाती हैं। इसको हम बोलते हैं कैथेसिडिन्स। तो कैथेसिडिन का मेन काम है सेल्स के बीच की बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग करना। इस तरह से जो अभी तक हमने बोला उसको नेटशेल में हम क्या बोला, अगर विटामिन डी सफिशिएंट है तो हम एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस में जाएंगे। विटामिन डी अगर इनसफिशिएंट है, कम है, तो हम प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस में जाएंगे, लाइक इंटरल्यूकिन 2, इंटरफेरॉन गामा, टीएनएफ अल्फा, इंटरल्यूकिन 17, इंटरल्यूकिन 2 एंड इंटरल्यूकिन 6, ये सब बढ़ेंगे। और एंटी इन्फ्लेमेटरी खास इंटरल्यूकिन 10 ये तभी बढ़ेगा अगर हमारा विटामिन डी एडिक्वेट है। तो विटामिन डी डिटरमिन कर रहा है कि आप इस तरफ जा रहे हैं या इस तरफ जा रहे हैं। आपका कोरोना माइल्ड है या सीवियर है, ये विटामिन डी कब काफी हद तक डिटरमिन कर रहा है। अगेन ये अंडरस्टैंड करना, अगर विटामिन डी आपका एडिक्वेट है, काफी ज्यादा है, तो सी रिएक्टिव प्रोटीन आपका ज्यादा नहीं बढ़ेगा। आप सब जानते हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन बहुत बड़ा मार्कर है कोरोना की सीवियरिटी का। जितना ज्यादा सी रिएक्टिव प्रोटीन है उतना सीवियर कोरोना है। तो विटामिन डी अगर ज्यादा होगा तो सी रिएक्टिव प्रोटीन, 4 मार्कर्स कोरोना में बहुत इंपॉर्टेंट अब तक आप सब जानते होंगे। सी रिएक्टिव प्रोटीन, सीरम फेरिटिन, एलडीएच लेवल, और ये सब हम चेक करते हैं कि पेशेंट के अंदर ये सब मार्कर्स हमारे नॉर्मल है कि नहीं है। सो सीरम फेरिटिन, सी रिएक्टिव प्रोटीन, एलडीएच, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट मार्कर्स टू टेल कि हमारा कोरोना कितना आगे बढ़ रहा है या नहीं आगे बढ़ रहा है। तो विटामिन डी अगर एडिक्वेट है तो इनेट इम्यूनिटी बेटर होती है, अडैप्टिव इम्यूनिटी जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरफ जाती है, सी रिएक्टिव प्रोटीन कम होता है और कोरोना सीवियर नहीं हो पाता है। ये दिस इज समथिंग वी हैव, दिस इज व्हाट अगेन वी हैव ट्राइड टू टेल कि कैसे विटामिन डी इन्फ्लेमेशन को कम करता है और हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को बेटर करता है। तो अगेन दिस थिंग आई विल नॉट गो इनटू द होल थिंग, एंड यही चीज दिखा रहा है कि विटामिन डी बेसिकली हमारी साइटोकाइन स्टॉर्म को कम कर रहा है, निमोनिया के चांसेस कम कर रहा है, जो थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना होते हैं जो आप जानते हैं कोरोना में काफी होता है, उसको भी कम करता है। तो एडिक्वेट कंसंट्रेशन ऑफ विटामिन डी, रैपिड रिकवरी विद मिनिमल और नो कॉम्प्लिकेशंस। अगर आपका विटामिन डी लेवल नॉर्मल है जो होना चाहिए, और वो सबसे बड़ी बात है कि क्या लेवल है वो विटामिन डी का जहां पे कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं। अब देखिए यहाँ पे तो दिखाया जा रहा है कि 30 नैनोग्राम को नॉर्मल माना जाता है। ज्यादातर लैब्स 30 नैनोग्राम पर एमएल से ऊपर विटामिन डी को नॉर्मल मानती हैं। तो यहाँ पे एक नॉर्मल स्टडी दिखाया है कि 30 से अगर हमारा विटामिन डी ज्यादा है तो कोरोना से होने वाली सीवियरिटी कम होगी, और अगर ये कम है तो कोरोना की सीवियरिटी बहुत ज्यादा होगी। ये चीज यहाँ दिखाया है, विटामिन डी अगर हमारा कम है तो कोरोना की सीवियरिटी ज्यादा, और विटामिन डी ज्यादा तो कोरोना की सीवियरिटी हमारी कम है। अब देखिए अभी तक तो हम ये सब समझते थे और बहुत सारे कंफ्यूजन थे कि किस लेवल पे विटामिन डी रियली कोरोना की कॉम्प्लिकेशंस को रोक पाता है। तो डॉक्टर महेश्वर लक्की रेड्डी ने ट्रायल किया, और ये इंडिया में ट्रायल हुआ है। इसको हम रैंडमाइज्ड प्रोस्पेक्टिव ओपन लेवल ट्रायल बोलते हैं। ये गांधी मेडिकल कॉलेज जो सिकंदराबाद में है वहां पे हुआ, निजाम इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस हैदराबाद के साथ मिलकर ये हुआ। इन्होंने देखा कि विटामिन डी तो काम करता है, लेकिन किस लेवल पे विटामिन डी होगा तब जाके ये कोरोना की कॉम्प्लिकेशंस को रोक पाएगा। नॉर्मल 30 नैनोग्राम पे नहीं रोक पाता है, ये 40 पे भी नहीं रोक पाता है। तो यू विल बी सरप्राइज, उन्होंने देखा कि जब विटामिन डी का लेवल 80 नैनोग्राम से ऊपर पहुंचता है, 80 to 100 नैनोग्राम, और वो किसी का नहीं होता है। 80 to 100 नैनोग्राम मैंने आज तक किसी का नहीं देखा।
अगर आपका विटामिन डी लेवल 80 टू 100 नैनोग्राम तक पहुंचता है तो जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस कोरोना की हो रही हैं उनको रोका जा सकता है। और 80 टू 100 नैनोग्राम अगर कोई सप्लीमेंट नहीं ले रहा तो उसका कभी नहीं पहुंचता, बहुत रेयर होगा। आई हैव नॉट सीन एक्सेप्ट फॉर कंडीशन लाइक सार्कोइडोसिस और समथिंग एल्स, उसमें एक्सेप्शनली हो सकता है, बट नॉर्मल हेल्दी पीपल में इतना इतना लेवल विटामिन डी का कभी नहीं होता है। तो ये स्टडी में इन्होंने देखा कि कौन सा लेवल विटामिन डी का एडिक्वेट है। एक स्टडी और हुई थी, चंडीगढ़ के अंदर हुई, जिसमें डॉक्टर राव इन्वॉल्व थे। उन्होंने 60 लेवल को टारगेट किया, 50 टू 60 लेवल ऑफ विटामिन डी। तो उन्होंने पाया कि 50 टू 60 लेवल ऑफ नैनोग्राम पर एमएल अगर विटामिन डी हम रखते हैं तो जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हम कुछ हद तक कम कर पाते हैं, बट पूरी कम नहीं कर पाते हैं। तो सारी स्टडीज को देखने के बाद जो हम समझ पाए हैं कि विटामिन डी का लेवल जब 80 टू 100 के बीच में होता है कोरोना में, तभी हम कोरोना की कॉम्प्लिकेशंस को रोक पाते हैं। आपको पता हो विटामिन डी का लेवल सब जगह हर कंडीशन में सेम नहीं है। मान लो आप बोन्स को हेल्दी रखना चाहते हैं, आपका टारगेट है कि मेरी बोन्स हेल्दी रहे, तो आपका विटामिन डी लेवल अगर 40 नैनोग्राम है तो भी काम करेगा, आपकी बोन्स हेल्दी रहेंगी। 50 नैनोग्राम है चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे डायबिटीज ना हो, मेरे को विटामिन डी मेरी डायबिटीज को कम करे, तो 60 टू 70 नैनोग्राम इज सफिशिएंट। 60 नैनोग्राम के पास विटामिन डी डायबिटीज को कम करने में हेल्पफुल होता है। लेकिन विटामिन डी का एक रोल हो रहा है जो बहुत कम लोग जानते हैं, वो है विटामिन डी का रोल ऑटो इम्यून डिजीजेस के अंदर है, जो इम्यून डिसऑर्डर्स है, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस। डॉक्टर कोइम्ब्रा है इजिप्ट के अंदर और ब्राजील के अंदर, डॉक्टर कोइम्ब्रा फ्रॉम ब्राजील, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो ब्रेन का डिसऑर्डर होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है इसको ट्रीट करना, बहुत सारी स्ट्रॉन्ग दवाइयां देनी पड़ती हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट देने पड़ते हैं, तो भी लोग ठीक नहीं होते। उन्होंने सिर्फ विटामिन डी हाई डोज में देके लोगों की ऑटोइम्यून डिजीजेस को ठीक किया। और मैंने इसकी पूरी ट्रेनिंग ली, डॉक्टर रेनू मथाई करके हैं फ्रॉम पूना, वो काफी बड़ा वर्क कर रही है विटामिन डी के ऊपर। तो मेरी उनके साथ ट्रेनिंग हुई और बहुत सारी ऑटोइम्यून डिजीजेस जैसे सोरियासिस है, विटलिगो है और मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ये सारी ऑटोइम्यून डिजीजेस में अगर हम हाई डोज में विटामिन डी को देते हैं। अब हाई डोज का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपका जो ब्लड लेवल है विटामिन डी का वो 80 से ऊपर जाना चाहिए, 100 के करीब पहुंचना चाहिए नैनोग्राम, जो कि काफी हाई होता है, तब जाके ये ऑटोइम्यून डिजीजेस को रोकता है। और एक बात समझें, कोरोना बहुत बार एक ऑटोइम्यून डिजीज की तरह काम कर रहा है, अपने आप में डैमेज नहीं कर रहा, बट आपके इम्यून सिस्टम में आपको डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो कोरोना इज लाइक ऑटोइम्यून डिजीज इन मेनी रिस्पेक्ट्स। तो जब आपका विटामिन डी का लेवल 80 और 100 के बीच में पहुंचेगा, तभी जाके विटामिन डी आपको कोरोना की कॉम्प्लिकेशन से रोक सकता है। ये चीज डॉक्टर लक्की रेड्डी ने अपने पेपर में शो करी, जो अभी तक किसी ने शो नहीं करी थी। वो बोलते विटामिन डी काम करता है, कितना विटामिन डी दें, कब विटामिन डी दें, ये सफिशिएंट है कि नहीं, इसको समझने के लिए ये हुआ। तो इन्होंने क्या किया, डॉक्टर लक्की रेड्डी ने अपना लेवल रखा 80 से ऊपर लेके जाना है सबका विटामिन डी। तो उन्होंने कैसे सप्लीमेंट किया सबको, इस लेवल पे सप्लीमेंट किया कि सबका विटामिन डी का लेवल चेक किया, जो कोरोना पेशेंट आ रहे हैं जिसका जहां पे भी विटामिन डी है उसको वैसे सप्लीमेंट दे, उनका लेवल 80 से ऊपर पहुंच जाए। देखिए यहाँ पे था, ये वो लोग जिनका सी रिएक्टिव प्रोटीन, देखिए विटामिन डी लेवल 15.65 एवरेज था लोगों का। ये करीब करीब जो पेपर स्टडी किया 44 पेशेंट का ये डाटा था वहां का, हैदराबाद का। एवरेज पेशेंट 44 पेशेंट का एवरेज विटामिन डी लेवल था 15, जो मान रहे हैं इंडियन पेशेंट का इतना ही है, 15 से 20 के बीच में होता है एवरेज लोगों का। इन लोगों का सी रिएक्टिव प्रोटीन कितना आया, 81। अब कितना होना चाहिए, 6 से कम होना चाहिए, लेस देन 6। एलडीएच कितना है, 369, कितना होना चाहिए, 150 से लेस देन। IL-6 15 आया, कितना होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन 5। और फेरेटिन 430 आया, जो 300 से कम होना चाहिए और 200 के करीब होना चाहिए। और एनएल रेशो जो इन्होंने पाया वो 5.49 पाया, जो 3 के करीब होना चाहिए। न्यूट्रोफिल एंड न्यूट्रोफिलिस लिम्फोसाइट रेशो। इन्होंने क्या किया, इनका सबका विटामिन डी 88 पे कर दिया, इन सब पेशेंट का 88.96 यानी 90 के करीब कर दिया। ये इन्होंने किया जो बाकी अभी तक किसी ने नहीं किया था। अभी तक जितनी स्टडीज हुई हैं उन्होंने कभी भी विटामिन डी का लेवल इस लेवल तक नहीं बढ़ाया। तो इन्होंने 88.96 तक नैनोग्राम पर एमएल तक लेवल को बढ़ाया, जो कि बहुत हाई लेवल है। लेकिन टॉक्सिसिटी कब होती है, 150 के ऊपर होती है, 88 पे नहीं होती है टॉक्सिसिटी। सी रिएक्टिव प्रोटीन 81 से कहां पहुंच गया, 16 पे। आप देख रहे हैं कितना ड्रामेटिक फॉल है।
LDH लेवल 369 से आ गया 274, IL-6 15.6 से 2.95, IL-6 को बहुत बड़ा मार्कर माना जाता है साइटोकाइन सिंड्रोम के लिए। 2.95 यानी कि 6 से नीचे आ गया, नॉर्मल हो गया IL-6। फेरेटिन 430 से नीचे 333, NL रेशियो 5.49 से 3.3 जो कि नॉर्मल है। आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट सारे पैरामीटर्स जो इनके हैं, और ये जो पी वैल्यू है जितनी कम होगी उतनी इफेक्टिव होती है। पी वैल्यू उन्होंने देखा कि इन सब में बहुत सिग्निफिकेंट है, 0.001 आ रही है। बट सी रिडक्टिव प्रोटीन, LDH एंड IL-6 ये तीनों के तीनों काफी कम हुए। फेरेटिन उतना कम नहीं हुआ जितना होना चाहिए। फेरेटिन को कम करने के लिए विटामिन सी बहुत अच्छा काम करता है। दिस इज माय स्टडी एंड व्हाट आई हैव फाउंड। हाई डोज विटामिन सी फेरेटिन को कम करता है। तो विटामिन डी और विटामिन सी अगर कोरोना में आप एडिक्वेट रखते हैं, वो तभी आपके सारे कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकता है। तो फेरेटिन कम करने में विटामिन डी उतना इफेक्टिव नहीं रहा, लेकिन फेरेटिन को कम करने में विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल है, और बाकी में विटामिन डी का बहुत अच्छा रोल रहा, सी रिएक्टिव प्रोटीन, LDH और IL-6। लेकिन कब? अगर आपका विटामिन डी का लेवल 88.96 पे पहुंचता है तब, यानी 90 के करीब पहुंच रहे हैं, नॉट एट 50, नॉट एट 60, नॉट एट 70। That was, yes. How much time they have taken to raise this level of vitamin D? मैं आप उस पर आऊंगा अभी, क्योंकि वो उनकी टेक्निक्स थी। क्योंकि मैं आपको आज जो मेथड देने वाला हूँ, इसको आप रूटीनली ना यूज करें, जिसको कोरोना वही यूज करें। इसका नाम मैं दे रहा हूँ जेट थेरेपी, जेट विटामिन डी थेरेपी। इस पे मैंने वीडियो भी डाला हुआ है यूट्यूब पे, अगर आपको टाइम मिलता है। देखिए नॉर्मली क्या है, लोग क्या करते हैं, 60,000 यूनिट का विटामिन डी आता है, आप सब जानते हैं, जो हाईएस्ट अवेलेबल है मार्केट में, जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं हफ्ते में एक बार। अब उसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि सारी विटामिन डी की प्रिपरेशन एक जितना विटामिन डी को नहीं बढ़ाती हैं। कुछ प्रिपरेशन उतना बड़ा, क्योंकि सारी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं, इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो विटामिन हैं, उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जो होनी चाहिए। तो कौन सी क्वालिटी का आप लेंगे? अब इतना आप समझें, ये मैं स्लाइड स्किप करता हूँ कि जिन लोगों को विटामिन डी नहीं दिया गया, बेसिकली ये स्लाइड वो शो कर रही है कि जिन लोगों को विटामिन डी नहीं दिया गया उनका सी रिएक्टिव प्रोटीन वगैरह में कोई चेंज नहीं आया खास। लेकिन जिनको विटामिन डी दिया गया उनका विटामिन डी, उनमें सी रिएक्टिव प्रोटीन, LDH, IL-6, फेरेटिन में काफी बड़ा चेंज आया, कम से कम 10 गुना का डिफरेंस आया। और जिनको नहीं दिया उनका कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं था इन सब मार्कर्स के अंदर। अब देखिए एक बात आप समझ लें, विटामिन डी 3 तरह पे मिल सकता है। आप टैबलेट में ले सकते हैं, सैशे में ले सकते हैं, लिक्विड नैनो, आप जानते हैं ना, लिक्विड फॉर्म में आता है जो आप लेते हैं। तो देखिए टैबलेट और सैशे आर नॉट वेरी गुड, क्योंकि उनसे विटामिन डी का लेवल ज्यादा नहीं बढ़ता है। सबसे इफेक्टिव क्या मेथड है? लिक्विड। लिक्विड में भी नैनो फॉर्मुलेशंस आर द बेस्ट। 60,000 का विटामिन डी अगर आप लेते हैं तो आपका विटामिन डी कितना बढ़ता है? 6 से 8 नैनोग्राम। यानी कि अगर आपका आज विटामिन डी 30 है, आपने 60,000 ले लिया, तो कितना बढ़ेगा आपका? 6 से 8 नैनोग्राम बढ़ जाएगा 2 दिन के अंदर आपका। अगर आपने वो प्रोवाइडेड अच्छी कंपनी का आप ले, अगर विटामिन डी, जिसको नैनो विटामिन डी बोलते हैं, 2-3 कंपनीज बहुत अच्छी हैं। एक सैनोफी बहुत बढ़िया, डी प्यूरा जो मैं आपको बस बोल रहा हूँ, एंड मेरा कोई इनके साथ कोई टाई अप नहीं है, तो डोंट थिंक कि मुझे कुछ इससे मिलने वाला है। बट व्हाट वी फाउंड कि दिस कंपनी हैज गॉट अ गुड क्वालिटी। सेकंड, एक को डेस्कल करके कंपनी है, उसका भी विटामिन डी नैनो बहुत अच्छा है। तो आप दोनों में से कोई भी यूज करते हैं, बट डी प्यूरा इज अ गुड विटामिन डी, इजीली मिलता है। तो ये कितना बढ़ाएगा आपका विटामिन डी? ये बढ़ाएगा 6 से 8 नैनोग्राम पर ml को। ओके, इस बात को आप समझे। So how to calculate the dose of vitamin D that you need? Calculate the vitamin D level in the patient. सबसे पहले आपका vitamin D level क्या है? जिस दिन आपको कोरोना हो, आप बाकी टेस्ट के साथ अपना vitamin D level चेक करिए। सपोज आपका vitamin D level 40 है, हमने मान लिया 40 है आपका। आपका टारगेट क्या है? 80 है। 80 से वैसे 90 है, लेकिन 80 मान के चलते हैं। The target is 80 to 90 नैनोग्राम पर ml। वो तो मैंने आपको बताया, तभी कोरोना से आप बच सकते हैं। डिवाइड द डिफरेंस बाय द 8। मान लो आपका डिफरेंस कितना है? 40 से 80 के बीच में डिफरेंस कितना हुआ? 40 का। 40 को अगर हमने 8 से डिवाइड किया तो कितना आया? 5। इज इट राइट और नॉट? तो यानी हमें कितने 60,000 यूनिट के विटामिन डी चाहिए? 5 चाहिए। 5 डोजेस ऑफ 60,000 विटामिन डी टू रीच 80 नैनोग्राम पर ml फ्रॉम 40। ये समझ में आया सबको कि नहीं समझ में आया? अगर आपका विटामिन डी, लेट से आपका विटामिन डी से 0 है और आपको 20 है और आपको 100 पहुंचना है, तो कितना डिफरेंस हुआ 20 और 100 के बीच में? 80। और एक नैनोग्राम अगर आप डी प्यूरा लेते हैं तो आपका 8 बढ़ता है, तो 80 डिवाइडेड बाय 8 मींस 10। आपको 10 चाहिए 100 तक पहुंचने के लिए। इज इट राइट? राइट। बिकॉज 1
नैनो शॉट आपका 8 नैनोग्राम बढ़ाता है, अच्छी कंपनी वाला। तो डी प्यूरा इज गुड एंड डेस्केल इज गुड, ये दो अच्छे हैं विटामिन डी जो आप यूज कर सकते हैं। दे आर कॉल्ड नैनो विटामिन डी। नैनो का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है। लेकिन एक चीज जो मैं जेट पल्स बता रहा हूं आपको, जो इमीडिएटली 40 to 50 नैनोग्राम आपका सिंगल शॉट में विटामिन डी बढ़ा सकता है, इसको मैंने जेट पल्स विटामिन डी बोला, क्योंकि अगर आप 60 नैनोग्राम हर रोज लेंगे तो आपको 6 दिन 5 दिन लगेंगे विटामिन डी बढ़ाने में। एक सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ जिससे हम इमीडिएटली 40 से 50 नैनोग्राम को सिंगल शॉट में बढ़ा सकते हैं। आप सब जानते हैं विटामिन डी का एक इंजेक्शन आता है रैकिटॉल के नाम से, सबको मालूम होगा, बहुत महंगा नहीं है, 70 रुपए का एक इंजेक्शन आता है, बहुत सस्ता है। नॉर्मली लोग इसको इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं, आपको इंजेक्शन के फॉर्म में नहीं लेना है, इसको तोड़िए, दूध में डालिए और पी जाइए। लेकिन एक बात याद रखिए, इसको डेली नहीं करना है, वरना बहुत टॉक्सिक लेवल पे पहुंच जाएगा विटामिन डी आपका। ऐसा काम भूल के भी मत करिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि विटामिन डी बहुत हाई होने पे टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकता है। अगर आपका लो है और आपको इमीडिएटली विटामिन डी बढ़ाना है और अंडर सुपरविजन करें, विटामिन डी चेक करें, ये बात बार बार बोल रहा हूं मैं आपको। तो ये रैकिडिटॉल के 6 लाख है, तो कितना बढ़ाएगा आपका ये 40 to 50 नैनोग्राम सिंगल शॉट बढ़ा देगा आपका 2 दिन के अंदर। लेकिन ओरली आल्सो, ओरली मैं बोल रहा हूँ आपको, इंजेक्टेबल नहीं बोल रहा हूँ। इंजेक्टेबल तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो पैंडेमिक में डॉक्टर ही नहीं मिलते हैं, डॉक्टर फोन ही नहीं उठाते। आई नो दिस प्रॉब्लम, वी हैव फेस दिस प्रॉब्लम। कौन फोन उठाएगा तब आपका, कोई फोन भी नहीं उठाता आपका। तो क्या करेंगे आप, इसका इंजेक्शन लेंगे, और किसमें लेंगे, दूध में या किसी, क्योंकि विदाउट फैट इट इज नॉट एब्जॉर्ब, तो आपको दूध में मिक्स करके लेना है इसको। थोड़ा सा कप दूध लें, इसको डालें, तो इसको आप ड्रिंक करें, आपका सीधा 40 to 50 नैनोग्राम बढ़ जाएगा। और विटामिन डी चेक करिए अपना। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जो स्टडीज हुई ना, क्योंकि एथिकल कमिटी ने उनको ये अलाउ नहीं ये किया करना, they didn't allow this to, उनको बार बार नैनो वो सेशंस देने पड़े, वो डी प्यूरा यूज करना पड़ा। कितना यूज करना पड़ा, 5 वाइल 6 वाइल्स कम से कम सबके अंदर, तो 6 दिन लग गए बढ़ाने में विटामिन डी। अगर आप ये फर्स्ट डे पे ले लेते हैं जब कोरोना होता है, तो आपका विटामिन डी सेकंड डे थर्ड डे तक इतना पहुंच जाएगा, तो ये आपको प्रॉब्लम होगा ही नहीं। जो ट्रायल चंडीगढ़ में हुआ, वहां पे भी उनको मालूम था कि बढ़ना चाहिए, लेकिन वहां की एथिकल कमेटी ने उसको ये यूज करने से मना कर दिया कि हम 6 लाख वाला नहीं देंगे, हम वो 60,000 यूनिट वाला देंगे। दिस इज द प्रॉब्लम विद मोस्ट स्टडीज। आपको लेवल चाहिए 100, आप जा रहे हैं उसको धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। आपको मालूम है 6 डे पे कॉम्प्लिकेशन होती है, 6 देंगे उसको, डेली किक देंगे, छठे दिन जाके आप उस लेवल पे पहुंचेंगे, तो पेशेंट की कॉम्प्लिकेशंस कैसे रुकेंगी। आपको सेकेंड डे भी अपना लेवल बढ़ाना है। आप समझ रहे हैं इस बात को। मेरी एक चेस्ट स्पेशलिस्ट से बात हुई, और ये चेस्ट स्पेशलिस्ट मैक्स में काम कर रहे हैं, और इन्होंने विटामिन डी पे काम किया। बोले कितने पेशेंट्स जिनका कोरोना खत्म हो गया और उनको 10 लीटर ऑक्सीजन पे चल रहे हैं 15-15 20-20 दिन से, वो उनका सैचुरेशन नॉर्मल नहीं आ रहा, हमने उनको इमीडिएटली 6 लाख यूनिट पिलाया, 1 दिन 2 दिन उनका लेवल 100 के ऊपर लेके आए। 3 दिन में उनका ऑक्सीजन जो रिक्वायरमेंट है 15 लीटर से घट के 1 लीटर 2 लीटर पे आ गई, और 4 दिन उनको डिस्चार्ज कर दे। कह रहा मैं ऐसे कितने पेशेंट बता सकता हूँ। दिस इज समथिंग अमेजिंग। एक 70 रुपए की चीज जिसपे कोई काम नहीं कर रहा है, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, एंड ही हैज एक्सपीरियंस विद सो मेनी चेस्ट स्पेशलिस्ट, बट वो बोलना नहीं चाहते इस चीज को। क्यों? बिकॉज WHO इसको रिकमेंड नहीं करता है, कोई इसको बात नहीं करता। और दूसरा, एथिकल कमिटीज आर सेलिंग कि ये सिस्टम ठीक नहीं है, इसको हम यूज नहीं करेंगे, हम 60,000 वाला देंगे बट 6 लाख वाला नहीं देंगे लोगों को। भाई आप टेक्लीमुज़ेब दे रहे हैं, आप स्टेरॉइड्स दे रहे हैं, आप सब कुछ दे रहे हैं जिसके म्यूकोमाइकोसिस हो रहा है, आप 6 लाख विटामिन डी को यूज करने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं। देयर आर नो रीजंस, देयर आर नो एक्सक्यूजेस, मतलब वो कोई समझाने के लिए तैयार नहीं होएगा इस चीज को। समथिंग वेरी अमेजिंग मींस आई कैन, दिस इज समथिंग 70 रुपए का ट्रीटमेंट आपकी होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकता है। बट अगेन आई से कि प्लीज डू इट अंडर सुपरविजन। तो ये चीज आपको थोड़ा सा समझना है। बायोअवेलेबिलिटी ऑफ विटामिन इज डिफरेंट प्रिपरेशन। ये डेस्कल का आता है कि इसको आप यूज करें, ये बहुत अच्छी कंपनी है, इसके नैनो पार्टिकल्स हैं, और ये स्टडी में पाया गया कि सारे विटामिन डी का लेवल इक्वली रेज नहीं करते हैं। इज इट राइट? अगर आप ये यूज करना चाहते हैं 60,000 का, तो आप दिन में 3 बार 4 बार भी इनको ले सकते हैं। फर्स्ट डे लें, 5 दिन का वेट ना करें। दिस इज माय प्रोटोकॉल, व्हाट आई डू। मैं क्या करता हूँ, कोरोना के पेशेंट का विटामिन डी डे 1 पे चेक करता हूँ। जब वो मेरे अंडर आते हैं, मान लो मैंने देखा कि इतना है उनका 20 है और मुझे 100 पे लाना है, तो मैं उनको या तो 6 लाख देता हूँ या 5 या 6 ये डेस्कल के देता हूँ। फिर 3 दिन में विटामिन डी दोबारा चेक करता हूँ जब तक वो 8। अच्छा, दूसरी बात मैंने क्या देखा,
मान लो हमने उनको ये दे दिया, उनका 100 पे या 80 पे आ गया थर्ड डे, और पेशेंट को मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, ओबेसिटी है, डायबिटीज है, चीजें है, छठे दिन मैं फिर से चेक कराता हूँ विटामिन डी, तो 20 पे फिर पहुंच जाता है। इतनी ज्यादा यूटिलाइजेशन होती है विटामिन डी की, अगेन हमें देना पड़ता है ये। और मैं आपको बताऊं, मैंने 12 पेशेंट, सीरियस पेशेंट विटामिन ये ट्रीट किए कोरोना के, बहुत सारी और भी चीजें यूज की, विटामिन डी उसमें से था, एंड 11 ऑफ देम रिकवर्ड फुली। वो ऐसे थे जिनमें से कुछ ऐसे पेशेंट थे जो डायबिटिक थे, ओबीस थे, और एक ऐसा पेशेंट था जो 85 ईयर्स का था और जिसका लंग इन्वॉल्वमेंट हो चुका था, आई थिंक 13 या 14 हो चुका था 25 में। तो ये सारे, जब से मैंने ये सब चीजें शुरू करी यूज करने में, मैंने देखा मेरा रिकवरी रेट एकदम बढ़ना शुरू हो गया। और जिस पेशेंट की डेथ हुई, मोर्टेलिटी हुई, तब मैंने विटामिन डी यूज नहीं किया था। ये सारी चीजें मुझे बाद में समझ में आई थी, बिकॉज आई वाज वर्किंग इन द फील्ड। तो मेरे को ये समझ में आया कि अगर हम विटामिन डी लोगों का एडिक्वेट कर देते हैं पहले से ही, राइट डोज में, राइट लेवल में, और राइट लेवल पहुंचना जरूरी है, समझ लीजिए। और एक बात याद रखिए कि विटामिन डी जब आप ले रहे हैं ना 80 to 90, तो कैल्शियम का लेवल ज्यादा नहीं बढ़ाना है आपने फिर अपना। कैल्शियम को साथ में यूज मत करिए, क्योंकि कैल्शियम ज्यादा बढ़ जाएगा तो कैल्सिफिकेशन होगी बॉडी में। हाई डोज विटामिन डी के साथ कैल्शियम सप्लीमेंट्स नहीं लेने हैं, इस बात को याद रखें। सो व्हाट आर द प्रिकॉशंस इन विटामिन डी थेरेपी? लेवल्स अप टू 110 नैनोग्राम, नॉर्मली लोग 150 बोलते हैं, मैं 110 इसलिए बोल रहा हूँ, ये मैं जनरल पब्लिक के लिए टॉक दे रहा हूँ, तो आई डोंट वांट देम टू रिस्क देमसेल्फ। So toxicity happen over 150 nanogram per ml. This is well known. लेकिन फिर भी लोग विटामिन डी टॉक्सिसिटी से बहुत डरते हैं। विटामिन डी के साथ क्या चीजें लेनी चाहिए? मैग्नीशियम, विटामिन K2। विटामिन K2 क्या करता है? जो कैल्शियम है उसको ब्लड वेसल्स में से हटा के ब्लड में भेजता है, बोन्स में भेजता है। तो अगर आप विटामिन डी हाई डोज में ले रहे हैं तो विटामिन K2 को जरूर लें आप। सेलेनियम और मैग्नीशियम को जरूर ऐड करें। कैल्शियम, अवॉइड कैल्शियम सप्लीमेंट्स विद विटामिन डी। आप ये बात समझिए, कॉमन मिस्टेक है लोगों की, बोन्स वीक हो रही है, कैल्शियम ले लो। कैल्शियम इज कॉजिंग लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इन द बॉडी, इट इज नॉट हेल्पिंग यू। डोंट टेक कैल्शियम सप्लीमेंट्स अननेसेसरली। ओके, हार्ट डिजीज का जो बढ़ने का बहुत बड़ा रीजन है, लोग कैल्शियम बहुत ज्यादा ले रहे हैं बॉडी के अंदर। मॉनिटर लॉन्ग टर्म हाई डोज विद पैराथायराइड हार्मोन एंड आयनिक कैल्शियम लेवल। ये डॉक्टर्स के लिए है। अगर आप हाई डोज विटामिन डी देते हैं तो पैराथायराइड हार्मोन का लेवल चेक करना होता है, आयनिक कैल्शियम को चेक करना होता है। आयनिक कैल्शियम नहीं बढ़ना चाहिए अपर लिमिट से ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना कैल्सिफिकेशन होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड जिन लोगों को किडनी प्रॉब्लम है, खास करके रीनल फेलियर है, किडनी स्टोन्स है, वो हाई डोज विटामिन डी ना लें। दिस इज माय वेरी वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शन। आप में से कुछ लोग मेरा टॉक सुन रहे हैं, तो प्लीज विटामिन डी जो हाई डोज में जाएं तो डॉक्टर रंजन या डॉक्टर संदीप जो थे, किसी भी डॉक्टर से पूछ के लें। किडनी प्रॉब्लम होने में हाई डोज विटामिन डी को नहीं यूज करना है, केयरफुली यूज करना है। आपको किडनी स्टोन्स है तो विटामिन डी हाई डोज में ना लें, 50 to 60 नैनोग्राम से ऊपर ना जाएं। तो ये कुछ चीजें हैं जो जरूरी माइंड में रखनी है। तो क्या कंक्लूजन है हमारा? इम्यून dysregulation in COVID-19 is marked by increased inflammatory just NL ratio, LDH, interleukin 6, C-reactive protein, and ferritin. Improvement of the vitamin D levels 80 to 100 nanogram per ml has significant reduced inflammatory markers without any side effects. Adjunctive pulse D therapy can be added safely to the existing treatments. ये हमारा कंक्लूजन है कि विटामिन डी अगर हम एडिक्वेट मात्रा में लेते हैं, बट इस लेवल पे आना जरूरी है, 80 to 100 नैनोग्राम। ये बात समझ लें आप, तभी साइटोकाइन सिंड्रोम को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एंड डू इट अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर इफ पॉसिबल। और इस चीज को बार बार ना लें, बार बार ये मत सोचे कि हाई डोज विटामिन डी हम हर रोज ले सकते हैं, क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, किडनी डैमेज हो सकती है आपकी। लेकिन एक टाइम लेने में, कोरोना होने पे लेने पे, थोड़ी देर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डॉक्टर का सुपरविजन, लॉन्ग टर्म हाई डोज विटामिन डी विदाउट डॉक्टर सुपरविजन आई वोंट एडवाइस। इज इट क्लियर? डॉक्टर रंजन, डॉक्टर संदीप, क्वेश्चंस ऑन दिस और शुड आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक? आई थिंक थोड़ा सा टाइम दो कि लोग एक दो क्वेश्चन इस पे पूछ सके या नहीं। Yes, we should give them some time so that there are many questions and many doubts. So if someone has some doubt, they can type in the chat box. हाँ, क्योंकि वो दूसरा टॉपिक बिल्कुल ही डिफरेंट है, तो मैं चाह रहा हूँ अगर एक दो क्वेश्चंस हम ले लें इस पे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सर, अभी तक गाइडलाइन क्या है विटामिन डी की, ऑफिशियल गाइडलाइन? देखिए, ऑफिशियल गाइडलाइन का तो मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन जो बड़ी अथॉरिटीज बोलती हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम
I've been attending lot of webinars from people who are treating corona. उनका ये कहना है कि आप 60,000 यूनिट का विटामिन डी 3 दिन कंसेक्यूटिवली दें, एक के बाद एक 3 दिन तक दें, 60,000 यूनिट विटामिन डी। तो आई हैव बीन फॉलोइंग दिस प्रोटोकॉल कि 3 दिन तक हम 60,000 विटामिन डी सबको जिनको कोरोना हो रहा था 3 दिन तक लगातार विटामिन डी 60,000 यूनिट का 3 दिन तक लगातार दे रहे थे। लेकिन व्हाट आई फाउंड आफ्टर दिस पेपर वाज कि हम किसी का विटामिन डी लेवल चेक नहीं कर रहे थे, हमारा टारगेट कुछ नहीं होता था कि कहां तक लेके जाना है, वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा वो हमें मालूम नहीं होता था। अभी जब मैं विटामिन डी लोगों का चेक करता हूँ, आपको मैं बताऊंगा एक पेशेंट जिनको मैं विटामिन डी के लिए ट्रीट कर रहा था, विटामिन डी उनको मैंने 6 लाख का दिया और ही इज अ डॉक्टर हिमसेल्फ और उनको डायबिटीज भी है और हार्ट डिजीज भी है और चीजें भी हैं और मुझे एक्सपेक्ट किया और वो हेल्थ काफी ठीक ठाक है हेल्थ पे, मैंने एक्सपेक्ट किया 4-5 दिन के बाद इनका विटामिन डी इनका काफी अच्छा बढ़ गया होगा और बहुत अच्छे लेवल पे होगा। मैंने चेक करवाया तो उनका विटामिन डी लेवल वाज ओनली 20, इवन आफ्टर टेकिंग 66 लाख विटामिन डी, दैट वाज द थिंग। व्हाट हैपेंस अगर आप विटामिन डी देते हैं 2 दिन बाद आप देखते हैं बढ़ गया, बॉडी में जब इन्फ्लेमेशन हो रहा है, डैमेज हो रहा है, तो विटामिन डी बहुत जल्दी यूज हो जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जिन गाइडलाइंस की हम बात करते हैं वो गाइडलाइंस जो बोलती है विटामिन डी, बहुत बार वो सफिशिएंट नहीं होता है कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए। और सेकेंडली वी हैव टू मॉनिटर विटामिन डी। यही प्रॉब्लम विटामिन सी के साथ है। विटामिन सी मैं जानता हूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं बॉम्बे में, डॉक्टर आनंदे उसमें एक है, डॉक्टर अमर है, दे चेस्ट स्पेशलिस्ट। उन्होंने कोरोना के बहुत सारे पेशेंट को विटामिन डी इंट्रावेनस और हमने भी यहाँ यूज किया है। विटामिन डी कोरोना में कब इफेक्टिव होता है? जब 25 मिलीग्राम नहीं बोल रहा हूँ, 25 ग्राम दिन में 4 बार इंट्रावेनस दिया जाता है, तो that's a very high dose of vitamin C. Then only it is able to prevent cytokine syndrome and problems like जो lung damage होता है, उस डोज में जाके विटामिन सी काम करता है। और यही प्रॉब्लम विटामिन डी के साथ है, जिस डोज में हम विटामिन डी को यूज कर रहे हैं तो डोज रियली इफेक्टिव नहीं होती है कोविड के अंदर। Are you getting it? तो नॉर्मली लोग क्या कर रहे हैं, विटामिन सी को बोल रहे हैं कि आप 500 मिलीग्राम की 2 गोलियां दिन में 2 बार खा लो, तो उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। डॉक्टर आनंदे से मेरी बात हो रही थी, डॉक्टर अमर से, दे ट्रीटेड 700 पेशेंट्स ऑफ कोरोना, और वो एक ऐसे हॉस्पिटल में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां पे वो मिलता नहीं है विटामिन सी का इंजेक्शन, बट वो पेशेंट को बोलते हैं मंगवा लेते हैं। एंड ही हैव बीन यूजिंग दिस इंजेक्शंस। ही सेड 700 पेशेंट्स ऑफ कोरोना। बहुत कम लोगों को इंट्यूबेट करने की जरूरत पड़ी, बहुत कम लोग वेंटिलेटर पे गए विद द प्रोटोकॉल्स ही इज फॉलोइंग। और अभी तक WHO ने हाई डोज विटामिन, इतने सारे पेपर्स पब्लिश्ड है हाई डोज विटामिन, WHO हैज नॉट एक्सेप्टेड इट। रेमडेसिविर जो कंट्रोवर्शियल ड्रग है, जिसमें कोई अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है, जिसमें किडनी डैमेज होता है, हार्ट डिजीज होती है एंड मल्टीपल लिवर डैमेज होता है, उसको एक्सेप्टेंस मिल गया और उसको 5,000 की मेडिसिन को 50,000 में, 1 लाख में ब्लैक में, आप सब जानते क्या प्रॉब्लम्स हुआ, तो आई वांट टू गो इनटू इट। बट अभी उसको विड्रॉ कर लिया रेमडेसिविर को। लेकिन विटामिन सी हाई डोज, विटामिन डी, आइवरमेक्टिन ऐसी दवाइयां जो बहुत सस्ती हैं, आई एम टेलिंग यू देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन। डॉक्टर मैं एक पॉल मारिश का बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ और डॉक्टर पॉल मारिश का FLCC.net करके है। उनका ये कहना है कि जो वर्ल्ड वाइड जो प्रॉब्लम चल रही है ना कोरोना, उसमें बहुत सारी नेचुरल थेरेपीज लाइक आइवरमेक्टिन सस्ती सी दवाई है जो हफ्ते में अगर आप एक बार लेते हैं तो कोरोना को आप परफेक्टली रोक सकते हैं। विटामिन डी को एडिक्वेट रखते हैं, विटामिन सी प्रॉपर्ली यूज करते हैं, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस अगर हम टाइमली इनको यूज करते हैं तो कोरोना की रोक सकते हैं। और जो दवाइयां इतनी महंगी यूज कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो यूजलेस है, उनकी रिक्वायरमेंट को काफी कम किया जा सकता है, कॉम्प्लिकेशंस को कम किया जा सकता है, डैमेजेस को कम किया जा सकता है कोरोना में। बट प्रॉपर डोज एंड एडिक्वेट लेवल होना जरूरी है। दैट इज समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। 500 मिलीग्राम की 2 टैबलेट विटामिन सी की खाने से कुछ नहीं होने वाला है, वो नहीं रोकेगा साइटोकाइन सिंड्रोम को, उससे कुछ नहीं होगा। फिर अल्टीमेटली ये बोलेंगे विटामिन सी इज नॉट वर्किंग, इट इज यूजलेस। इज इट राइट? सो दैट इज समथिंग, जब तक डोज एडिक्वेट नहीं है चीजों की, जब तक राइट सिस्टम नहीं फॉलो किया जा रहा, तब तक वो चीज काम नहीं करती है। Any question or we can move on to the next topic? There are many questions, sir. सर इतने क्वेश्चन आ गए हैं। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं सर। Should we use vitamin D supplements in the normal deficient person as it causes the negative feedback and natural formation decreases?
विटामिन डी आपको सबसे पहले तो मैं बोलूंगा, आप सब लोग, मतलब डोंट बी बायस, आप सब लोग अपना कल विटामिन डी लेवल जरूर करवाओ। डोंट फील कि मेरा तो ठीक ही होगा, मैं तो बाहर आउटडोर में रहता हूँ या मैं योगा करता हूँ तो मेरा ठीक होगा। इसमें मत रहिए आप लोग, आप सब लोग आप करिए, एक बात करिए, आप सब लोग क्या कहीं से भी हो अपना विटामिन डी कल चेक करवाओ फ्रॉम अ गुड लैब। और क्या लेवल है सबके, वो डॉक्टर रंजन को लिख के भेजिए या डॉक्टर संदीप जोत को लिख के भेजिए। आई वांट टू सी आप सबका विटामिन डी किस लेवल पे है, पहली बात। दूसरी बात, विटामिन डी जो बॉडी में बनता है, इवन द पीपल हु आर गोइंग आउट इन द फील्ड, पूरा दिन जो काम करते हैं, उनका भी विटामिन डी डेफिशिएंट पाया गया है। वी हैव सीन पीपल जो फार्मर्स हैं, रूरल एरियाज में रह रहे हैं, हम पूछते हैं उनका 20 से ऊपर नहीं होता विटामिन डी। एक चीज है, क्या रीजन है मैं नहीं जानता हूँ, मे बी विटामिन डी रेजिस्टेंस है, मे बी व्हाटएवर इज हैपनिंग, या फिर हमारी बॉडी उतना नहीं प्रोड्यूस कर रही है, हमारे क्लोथ्स बहुत डिफरेंट हो गए। जब तक आपकी पूरी बॉडी सनलाइट को एक्सपोज नहीं है तब तक एडिक्वेट विटामिन डी नहीं बनता। और आज मैं नहीं जानता हूँ कितने लोग सन बेथिंग करते होंगे। वेस्ट में तो लोग करते हैं कि पूरे कपड़े उतार के बीचेस पे बैठते हैं, मैंने कभी इंडियंस को तो देखा नहीं। वो बीच पे भी बैठेंगे तो सर से नीचे तक ऊपर हैट डाल के, पूरे कपड़े डाल के और सनस्क्रीन लगा के बैठेंगे कि टैनिंग ना हो जाए। इज इट राइट और नॉट? बहुत कम लोग हैं जो उस तरह के सन बेथिंग करेंगे। आप उस तरह के सन बेथिंग कर रहे हैं तो मैं नहीं कह सकता हूँ विटामिन डी आपका एडिक्वेट हो सकता है कि नहीं। बट आप चेक करिए, आप एज्यूम मत करिए अपने आप को। विटामिन डी आपका चेक करिए इसको आप, और कम से कम आपका विटामिन डी 50 to 60 होना चाहिए। ठीक है, कोरोना में तो हमको 80 से ऊपर चाहिए तभी वो रोक पाएगा, लेकिन नॉर्मल लेवल में भी डायबिटीज रोकने के लिए, हार्ट डिजीज आपका 60 होना चाहिए विटामिन डी, नॉट 30। ये बात समझिए, 30 बोन्स के लिए ठीक है, बट नॉट फॉर योर हार्ट, नॉट फॉर डायबिटीज। तो विटामिन डी का जो डिफरेंट लेवल है ना, उसमें डिफरेंट एक्शंस होते हैं इसके। क्लियर? यस। एनी अदर क्वेश्चन? Sir, myself Dr. Gagan. Yeah. My question is कि like person is normal but he is deficient in vitamin D. तो हमें क्या कहना चाहिए, विटामिन डी सप्लीमेंट ले के विटामिन डी अपना एडिक्वेट करे सन बाथिंग से, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक आया था। ओके, देखिए बात सुनिए, विटामिन डी से कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं होता। पहली बात तो आप ये समझ लें, ऐसा कभी नहीं कि आपने विटामिन डी ज्यादा लिया और आपका कोई बॉडी का ऑर्गन काम करना बंद कर देगा उससे। इट्स नॉट लाइक स्टेरॉइड्स। विटामिन डी आप सन बेथिंग से नहीं बढ़ा सकते उस लेवल तक अपना।